हेलो गाइस, अपना चैप्टर चल रहा था आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में आज अपन डिस्कस करेंगे जालक ऊर्जा या लैटिक्स एनर्जी के बारे में। ठीक है, लैटिक्स एनर्जी क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की है कि गैस या आयनों से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, लैटिक्स एनर्जी। या इसको अनदर वे में इस प्रकार से बोल सकते हैं अपन, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके संगत गैसीय आयन मतलब धनायन और ऋणायन में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। मतलब कोई भी क्रिस्टलीय यौगिक है उसमें से गैसीय आयनों को आइसोलेटेड करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन बोलते हैं लैटिक्स एनर्जी। या फिर गैसीय आयनों के कंबाइन होने से एक लैटिक्स का निर्माण होता है और लैटिक्स के फॉर्मेशन के टाइम में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, लैटिक्स एनर्जी या जालक ऊर्जा। जैसे मतलब इसको एक रिएक्शन के द्वारा अपन समझ सकते हैं। रिएक्शन ले लेंगे, ए है ये गैसीय आयंस है, बी है ये भी गैसीय है, और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो क्रिस्टल बनता है ए बी, ये क्रिस्टल आयन। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लैटिक्स एनर्जी, लैटिक्स एनर्जी बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन को अपन किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई क्रिस्टल है, ए बी एक आयनिक क्रिस्टल है, इसमें से अपन क्या करेंगे, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, कैटाइन और एनाइन, जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो उनको आइसोलेटेड करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी, जैसे ए गैसियस और बी गैसियस, तो इन कंडीशन में तो क्या करना पड़ेगा, अपन को एनर्जी देनी पड़ती है। तो रिलीज इसमें अपन को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन लैटिक्स एनर्जी को। तो इसमें एनर्जी देनी पड़ती है और ये गैसियस आयन अपन को रिलीज होते हैं। तो इस प्रकार से अपन इन दोनों मैनर के द्वारा अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लैटिक्स एनर्जी क्या होती है। अब बात करेंगे अपन लैटिक्स एनर्जी के निर्धारण, मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं लैटिक्स एनर्जी की, किसी आयनिक क्रिस्टल में कितनी लैटिक्स एनर्जी निहित है। ठीक है, तो उसका अभी मोस्टली देखते हैं अपन, लैटिक्स एनर्जी को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब निर्धारण की बात करते हैं अपन, तो जो होता है ना लैटिक्स एनर्जी का निर्धारण के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपन। फर्स्ट तो क्या होता है कि थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और सेकेंड है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करना। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं पहले जालक ऊर्जा का निर्धारण। अब अपन बात करेंगे जालक ऊर्जा के निर्धारण की। अब जालक ऊर्जा का निर्धारण के लिए अपन क्या करते हैं, लैटिक्स एनर्जी, इसके निर्धारण के लिए अपन दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा रहेगा अपना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करना। अब थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट थे, उसने बोर्नलैंड इक्वेशन दी थी, बोरलैंड इक्वेशन। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो लैटिक्स एनर्जी की अपन कैलकुलेट करेंगे वो बोरलैंड इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट की जाती है, और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है उसके लिए एक जर्मन साइंटिस्ट थे बोर्न और हैबर, इन दोनों साइंटिस्टों ने बोर्न हैबर साइकिल दिया था, उस साइकिल्स के द्वारा अपन लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा। तो ये किसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे अपन, बोर्न हैबर साइकिल के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो अब अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड जो थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो देखते हैं अपन बोर्न हैबर इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं अपन। फर्स्ट हो गया बोर्नलैंड इक्वेशन। बोरलैंड इक्वेशन, इसके द्वारा क्या करते हैं अपन, थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब सैद्धांतिक मान कैलकुलेट करते हैं लैटिक्स एनर्जी का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसे अपन क्या बोलते हैं, बोरलैंड इक्वेशन बोलते हैं। जो फॉर्मूला क्या था वो अपन मेंशन करते हैं अभी, लैटिक्स एनर्जी, इसको अपन कैपिटल यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लैटिक्स एनर्जी किसके इक्वल होती है, माइनस एन ए, ये है अवोगाद्रो संख्या, धनायन पर चार्ज, एनायन पर चार्ज, ई की पावर 2, और ये a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन्स r 1 माइनस 1 अपॉन n। ये एक इक्वेशन दी गई, इसके द्वारा क्या करते हैं कि अपन थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं लैटिक्स एनर्जी की। ये इक्वेशन दी गई। तो इसमें जो टर्म्स यूज हुई है जो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, Na है, Na ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या,
इसकी वैल्यू अपन को पता होती है, कितनी होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। सेकेंड जेड प्लस, ये क्या करता है, धन आयन पर आवेश को बताता है, धन आयन पर आवेश। जेड माइनस, ये क्या होगा, ऋण आयन पे आवेश बताएगा, ऋण आयन पर आवेश। ई क्या है, ई यहां पे रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और ये क्या होता है, ई की फॉर्म में होगा, जब इसको समझेंगे अपन ई की फॉर्म में। ये एक कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन भी देख लेते हैं अपन। एप्सिलॉन क्या क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, माध्यम का पैरावैद्युत स्थिरांक, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको अपन, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो स्थिरांक। ठीक है, ये अपन इसको बोलते हैं। अब आगे अपन देखते हैं आर क्या है यहाँ पे। आर क्या होगा, अंतर आयनिक डिस्टेंस है ये, मतलब क्या है, जैसे दो आयन्स हैं, ये आयन हो गई, ठीक है, इनके मध्य जो डिस्टेंस है ना, इसी को बोल रहे हैं अपन आर। ये आर किसके इक्वल है, कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस के। तो अंतरा आयनिक दूरी, ठीक है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, अंतरायनिक दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एन है ना, जो बोर्न एक्सपोनेंट है, ये बोर्न एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब किसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है वो अपन देखते हैं अभी। अपना ये बच गया ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मेडुलन कांस्टेंट है, ठीक है, मेडुलन कांस्टेंट है। तो ये अपन ने बात कर ली है, यहाँ पे जो भी टर्म अपन ने यूज की थी उसका मतलब क्या था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे इलेक्ट्रॉन और इन पे धनायन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो धनायन के लिए तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो मैग्नीट्यूड सेम होता है इनका, बस साइन का फर्क होता है। अब अपन बात करते हैं, इनको समझते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू अपन को कैलकुलेट होगी इसके अकॉर्डिंग। अब क्या करते हैं, इसमें जो ये है, मतलब Na अवोगाद्रो संख्या होती है 1 मोल के लिए, ठीक है, उसमें आयनों की संख्याओं का पता चल जाएगा, Z प्लस आवेश का पता हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश की, तो अपन E की वैल्यू में लेते हैं ये। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे NaCl ले लिया अपन ने, NaCl NaCl में क्या क्या होंगे, Na प्लस में होगा और Cl माइनस में होगा, इनके ऊपर 1 चार्ज है। तो इसको जैसे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम को 1 से गुणा करेंगे, इस वैल्यू को अपन क्या मान लेते हैं, E। इस वैल्यू को E के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू लिखना बार बार ठीक नहीं है, उस वजह से अपन E मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई 1E। इस प्रकार से अपन E की फॉर्म में यूज करेंगे। Cl के लिए भी यही है भाई, इसके लिए पॉजिटिव आ जाएगी, ये 1.6 इंटू 1E है इसमें, तो 1E इसका वैल्यू हो जाएगी। अब अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कॉपर सल्फेट का ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट एग्जांपल ले लिया, इसमें क्या होता है, कॉपर प्लस 2 आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 में इसमें क्या होगा, 2 चार्ज है, तो ये 2E के इक्वल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2E के बराबर। इस प्रकार से 2 की फॉर्म में यूज करेंगे। सल्फेट आयन इसमें -2 है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 -2 इंटू ये हो जाएगा, ये भी 2E। इस प्रकार अपन इनको E की फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। ये पहली बात अपन ने देख ली है। अब सेकंड चर्चा करते हैं अपन इसमें। एप्सिलॉन तो क्या है कि माध्यम का पैरावैद्युतिक स्थिरांक है। अब अपन बात करते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की। मैंने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करेंगे अपन। ये क्या है, जो अंतरायनिक दूरी होती है ना, तो मतलब दो आयनों के मिड में जो, ये ऐसे मैंने बताया था कि दो आयन्स हैं, इनकी मिड की दूरी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं अपन आर। और ये किसके इक्वल है, कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस के। अब थर्ड बात करते हैं अपन बोर मेडुलन कांस्टेंट की बात कर लेते हैं पहले अपन। ए मतलब मोस्टली मेडुलन कांस्टेंट क्या होता है, फॉर्मूले के अंदर ये बांध सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए यूज करते हैं अपन मेडुलन कांस्टेंट। अब मेडुलन कांस्टेंट क्या होता है, मेडुलन कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। ये मेडुलन कांस्टेंट होता है ना, अलग अलग आयनों के लिए आयनिक क्रिस्टल होते हैं ना, उनमें पैकिंग होती है, मतलब डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्रिस्टल के लिए डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल होते हैं ना अपने, उनके लिए डिफरेंट वैल्यू रखता है। ये डिफरेंट वैल्यू रखता है, ये डिफरेंट वैल्यू होती है। अब डिफरेंट वैल्यू होती क्यों है, क्योंकि इसमें जो आयनों की पैकिंग होती है ना, पैकिंग पे डिपेंड करता है। मतलब
पैकिंग पे डिपेंड करता है ये मॉड्यूलेंट कांस्टेंट। और पैकिंग को अपन जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी डिपेंड करती है पैकिंग। तो इस प्रकार से अलग अलग क्रिस्टलों के लिए मॉड्यूलेंट कांस्टेंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, ये मॉड्यूलेंट कांस्टेंट के बारे में अपन ने देख लिया है। अब बात करते हैं बोर्न एक्सपोनेंट के बारे में। अब बोर्न एक्सपोनेंट क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, एन। जो ये बोर्न एक्सपोनेंट होता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, जो आयंस होते हैं ना, कैटाइंस और एनाइंस होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस होंगे, उन पे डिपेंड करेगा। कैटाइंस और एनाइंस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस पे डिपेंड करता है। जो भी कैटाइन और एनाइन होते हैं ना, जो मतलब क्या करेंगे, अपने नियरेस्ट जो इनर्ट गैस होती है ना, उसका सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अज्यूम मतलब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए ही इनकी बोर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू है जो नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अपन लिख सकते हैं इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस। और क्या किया गया है कि एक्सपेरिमेंटल एक डाटा निकाला गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उस बेस पे एक डाटा निकाला गया कि बोर्न एक्सपोनेंट एन है ना, इसकी वैल्यू आती है 5 से लेकर 12 के मिड में। अब ये मतलब 5 से लेकर 12 के बीच में जो बोर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से डिपेंड करती है। तो मैंने बताया कि क्या मतलब जो भी आयंस होते हैं, जो मतलब उसके नियरेस्ट जो इनर्ट गैस होती है ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उस पर डिपेंड करती है उसकी। जैसे अपन एग्जांपल्स की बात करें, जैसे पहले देखते हैं अपन, अगर हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टॉन है और ये जीनोन है, ये इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैसें हैं। ठीक है, इनर्ट गैस हो गई। इसके लिए अगर हीलियम है ना, इसके नियरेस्ट कोई मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस का, इसके अगर नियरेस्ट कोई आयन है तो उसकी वैल्यू आएगी 5, नियोन के लिए 7 आएगी, इसके लिए 9 आएगी, इसके लिए 10 आएगी और इसके लिए 12 आएगी। ये वैल्यू है बोर्न एक्सपोनेंट की। अभी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लिथियम प्लस, ठीक है, ये कोई एनाइन है, तो क्या करेगा, इसका नियरेस्ट क्या है, हीलियम, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ये प्राप्त करेगा। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगा इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं अपन इसको। सेकंड देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं अपन, ये है, ठीक है, इसका देखते हैं। इसमें क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ये, क्योंकि इसके जैसा इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब मैं O2 माइनस लेता हूं, ठीक है, O2 माइनस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि ये किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा, नियोन के जैसा। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 7। ऐसे ही अपन बात करें Cl माइनस, ठीक है, तो ये किसके जैसा, आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए 9 वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से अपन इनको वैल्यू कैलकुलेट करने की। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं कि लैटिक्स एनर्जी का मोस्टली अपन क्या करते हैं कि ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। जनरली जो भी कुछ एग्जाम वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान लो या थ्योरेटिकल जो भी बीएससी का है, एमएससी तक है, मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि इनका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो मोस्टली अपन सभी जगह ये देखते हैं कि सीधा इसका फॉर्मूला अपन याद करते हैं और उसके बेस पे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं लैटिक्स एनर्जी के। अब इसके फॉर्मूले के ड्राइव करते हैं, इसको ड्राइव करने के लिए कौन कौन सी चीजें अपन यूज करते हैं उसका मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ आपको। जैसे मतलब क्या होता है कि 2 आयंस होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस, ठीक है, इनके मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, और एक मतलब रिपल्सिव फोर्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। पर रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज फिनोमेना होता है। अगर ये कैटाइंस एक बहुत ही पास आ जाएंगे तो इसमें रिपल्सन भी फील होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन के बेस पे क्या किया गया था, इस फॉर्मूले का ड्राइव किया गया था। अब फोर्स का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में कुछ मॉडिफाई करके दोनों को मिक्स करके और लैटिक्स एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया गया। जैसे फोर्स यहाँ पे अपन इसको हटा दे अवगाद्रो संख्या को, ठीक है, इस टाइप से अपन इसको, चलो ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, मॉड्यूलेंट कांस्टेंट को हटा दिया, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे F बराबर, चलो इस फॉर्मूले को मैं पहले एक तरह मेंशन कर देता हूँ, 1/n। ये तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की पावर, और यहाँ पे क्या होता है R इनवर्स में होता है, R स्क्वायर होता है, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। लैटिक्स एनर्जी का फॉर्मूला फिर उसमें क्या होता है, लैटिक्स एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी यही होता है, 1 एप्सिलॉन Z प्लस ZE का स्क्वायर, और यहाँ पे R सिंगल रहता है, स्क्वायर नहीं होता। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये अट्रैक्टिव है, ठीक है, अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है।
तो ये दोनों चीजें हो गई। इनमें क्या होती है थोड़ा बहुत, जैसे Na है अपन यहाँ पे ये ओनली पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए है, ओनली वन क्रिस्टल के लिए, वन आयन के लिए होगी। पर क्या होता है कि लैटिक्स में तो बहुत से आयन होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करते रहते हैं, इस वजह से क्या करते हैं अपन वन मोल के लिए कंसीडर करते हैं और वन मोल्स के लिए अपन आवोगाद्रो संख्या को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब मोडुलन कांस्टेंट क्या होता है, जो इन इक्वेशनों को मॉडिफाई करने के लिए अपन यूज करते हैं। और मोडुलन कांस्टेंट क्या बताता है, मतलब पैकिंग होती है ना अलग अलग आयनिक क्रिस्टलों की, उस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से ये ड्राइव कर लेते हैं और फिर एक कंडीशन भी अज्यूम करते हैं इसके डेरिवेशन में अपन। जैसे मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक, जैसे कोई भी लैटिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक बिल्कुल प्रॉपर्ली इक्वल पोजीशन पे होते हैं ना, मेंटेन होते हैं ना, तभी एक लैटिक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो आयन पास पास नहीं आएंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं लेंगे, क्यूबिक हो गई, एससीपी हो गई, सीसीपी हो गई, इस टाइप की कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। और अगर रिपल्सिव फोर्स भी ना हो उसके अंदर तो बिल्कुल ये कोलैप्स कर जाएंगे एक दूसरे में आयंस हैं, तो अपन को लैटिक्स जो फॉर्मेशन होती है ना, सिंपल क्यूबिक होती है अपनी, एफसीसी होती है, बीसीसी होती है, इस टाइप का कोई अरेंजमेंट नहीं मिलेगा अपन को आयनिक सॉलिडों में। तो एक इक्वल प्रॉपर मेंटेन होता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, एक डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस पे आके कैटाइन और एनाइन फिक्स हो जाते हैं उस पोजीशन पे। इस टाइप से अपना क्या बनता है फिर लैटिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने कुछ इनके बारे में बताया। डेरिवेशन मोस्टली अभी तक पूछा नहीं गया है, डेरिवेशन क्या है, बहुत लेंथी डेरिवेशन होता है इसका, तो इस वजह से नॉर्मली हर जगह सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैटिक्स एनर्जी पे, उसको अपन इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। अब अपन बात करते हैं कि मतलब लैटिक्स एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, और वो भी क्या है, बिल्कुल सिंपल है, उनको अपन यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। देखो बिल्कुल इजी वे में उनको एक्सप्लेन करते हैं। इस फॉर्मूले से अपन देख लेंगे कि लैटिक्स एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे अपन लैटिक्स एनर्जी को। तो देखो अपन इस फॉर्मूले से देखते हैं, लैटिक्स एनर्जी यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कैटाइन पे आवेश के, किसके प्रोपोर्शनल, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनाइन के आवेश के। तो ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे कैटाइंस का और एनाइंस का साइज आवेश बढ़ेगा उन पे, कैटाइंस पे, तो इनकी जो लैटिक्स एनर्जी है ऑलमोस्ट इंक्रीज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है ये, देखो मेंडेलियन कांस्टेंट के भी, ठीक है। फिर हम अपन बात करते हैं बोर्न एक्सपोनेंट के, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब भी क्या हो रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी बोर्न एक्सपोनेंट की वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जालक ऊर्जा की एनर्जी बढ़ेगी, जालक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। आर अब देखते हैं इसको, यहाँ पे इस प्रकार से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन, तो इसका मतलब सेम हो गया। अब अपन बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, अंतरायनिक दूरी होती है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही सारे कारक रहेंगे जो इनको प्रभावित करेंगे लैटिक्स एनर्जी को। इस इक्वेशन से अपन सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट बात करते हैं आयनिक आवेश की, आयनिक आवेश, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आयनिक आवेश। अब यहाँ पे क्या है, आयनिक आवेश में लैटिक्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैटाइन पे आवेश और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनाइन पे आवेश। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो ओवरऑल उनकी लैटिक्स एनर्जी भी बढ़ेगी, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं अपन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं, बात कर लेते हैं अपन एक्सपोनेंट की, ठीक है, बोर इसकी मोडुलन कांस्टेंट की। तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोडुलन कांस्टेंट, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या टर्म में, आयनों की पैकिंग, आयनिक क्रिस्टल की पैकिंग, आयनिक क्रिस्टल की पैकिंग, ठीक है। इस प्रकार इस पे डिपेंड करेगा लैटिक्स एनर्जी को। इसको भी अपन देखते हैं अपन, इसमें क्या होगा कि मोडुलन कांस्टेंट होता है ना, इसकी वैल्यू आयनिक क्रिस्टल की पैकिंग पे डिपेंड करती है। और ये आयनिक क्रिस्टल की पैकिंग किस पे डिपेंड करती है, मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन पैकिंग, ये पैकिंग है आयनिक क्रिस्टल की पैकिंग, ये डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। और कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा जैसे आयनिक पैकिंग को अपन समझा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं अपन एक है। अब यहाँ से क्या सेंस निकलता है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिक्स एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, सीजियम ब्रोमाइड लेते हैं, NaCl लेते हैं और जिंक सल्फाइड लेते हैं। तो इसका 8 × 8 है, इसका 6 × 6 है, इसका 4/4 है। तो ये हो गया इसका। तो यहाँ पे लैटिक्स एनर्जी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो मोडुलन कांस्टेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने दो पॉइंट्स के रिलेटेड बात कर ली है। फर्स्ट हो गया आयनिक आवेश के बारे में बात कर ली है, और दूसरा डिपेंड करेगी क्रिस्टल की, आयनिक क्रिस्टल की पैकिंग पे। वो पैकिंग किस पे डिपेंड करती है, मोडुलन कांस्टेंट पे, क्योंकि अलग अलग आयनों के आयनिक क्रिस्टलों के लिए मोडुलन कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि उसमें पैकिंग अलग अलग होती है। तो अपन ने उसके एग्जांपल्स भी देख लिए थे, सीजियम ब्रोमाइड हो गया, NaCl हो गया और जिंक सल्फाइड हो गया, इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब थर्ड प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अपन बात करेंगे। देखते हैं आप इसी इक्वेशन से देख लेते हैं अपन। इसमें क्या होगा कि मोडुलन कांस्टेंट की तो अपन ने बात कर ली है, बोर्न एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं, बोर्न एक्सपोनेंट की, ठीक है। बोर्न एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो बोर्न एक्सपोनेंट किस पे डिपेंड करता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे अपन इसको कंसिडर करेंगे, आयनिक
3 पॉइंट पर अपन इसको कंसीडर कर लेंगे। ये बोन एक्सपोनेंट किस पे डिपेंड करता है, तो वही इफेक्ट करेगा चालक ऊर्जा को। इनडायरेक्टली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। बोन एक्सपोनेंट आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करता है, तो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जालक ऊर्जा को इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट कैसे करेगा, मतलब क्या है कि वो नियरेस्ट अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को फाउंड करने की कोशिश करेगा, उसके अनुसार बोन एक्सपोनेंट की वैल्यू प्राप्त होगी अपन को, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोन एक्सपोनेंट के, इसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इक्वल हो जाएगा। अब बोन एक्सपोनेंट n की वैल्यू है जो डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करेगी। तो अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या होगा कि जैसे जैसे केटाइंस के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं ना, वैलेंस सेल बोल सकते हैं अपन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज होगी ना, वैसे वैसे बोन एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है और लैटिक्स एनर्जी भी इंक्रीज होगी, लैटिक्स एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया है बोन एक्सपोनेंट के बारे में। अब फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे जो है ना ये आयनिक डिस्टेंस, आयनिक दूरी, ठीक है, ये r, ये क्या होगी, जितनी मतलब आयनों के मध्य आयनिक दूरी होगी ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, इंटर आयनिक डिस्टेंस रहेगी दोनों के बीच में, तो उसमें क्या होगा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो u इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, तो जितनी r की दूरी बढ़ेगी ना उतनी ही क्या होगा, अपनी लैटिक्स एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये इक्वेशन से अपन देख लेते हैं। देखो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ना, इनवर्स है, तो ये क्या होगा कि लैटिक्स एनर्जी के इनवर्स रहेगा। तो जैसे जैसे r की दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि उसकी लैटिक्स एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये अपन ने देख लिया है कि लैटिक्स एनर्जी क्या होती है, ठीक है, उसमें बोन एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोडुलन कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, और आवोगाद्रो संख्या क्यों यूज करें अपन ने लैटिक्स में 1 मोल के लिए कंसीडर करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें अपन ने बात कर ली है। ये मोस्टली ये फॉर्मूला यूजफुल है, इसी फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड मेथड अपन ने देखा था कि मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करना लैटिक्स एनर्जी की, उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बोर्न एवन साइकिल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने इसको जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक थे उनके 4 पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। ये भी बिल्कुल इजी रिमेंबर रखने के लिए फॉर्मूला बेस अपन इनको याद कर लेंगे कि भाई जिसमें फॉर्मूला में जो इनवर्स है वो किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, और बोन एक्सपोनेंट और मोडुलन कांस्टेंट पैकिंग पे, मोडुलन कांस्टेंट तो पैकिंग पे डिपेंड करता है, तो इसकी वैल्यू अलग अलग क्रिस्टलों के लिए डिफरेंट होती है। और जो होता है बोन एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, जो कैटाइंस और एनाइन प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, तो उनका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को प्राप्त करेंगे। और मैंने बताया था जैसे हीलियम के लिए 5 होता है उसकी वैल्यू, नियोन के लिए 7 होती है, आर्गन के लिए 9 होती है, क्रिप्टॉन के लिए 10 होती है, और जीनोन के लिए 12 होती है। तो इनके नियरेस्ट कोई आयन होंगे, जैसे लिथियम है, जैसे लिथियम हो गया। जैसे अपन और एक बात और नोट करेंगे, बोन एक्सपोनेंट है ना, उसमें क्या होगा कि मतलब केटाइन और एनाइन की अगर ये वैल्यू है, जो बोन एक्सपोनेंट की एन की वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है, तो उनका अपन रेशियो यूज करेंगे। उनका मतलब क्या होगा, एवरेज यूज करेंगे अपन। जैसे एवरेज मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, की बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ये हो गया लिथियम क्लोराइड, इसका कोई आयनिक क्रिस्टल है, तो इसमें क्या करेंगे, Li+ के लिए Li+ रहेगा और Cl- रहेगा। तो इनके लिए बोन एक्सपोनेंट की वैल्यू n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू कितनी होगी, ये प्लस में है तो किसके पास जाएगा, ये इसके नियरेस्ट कौन होगा, इनर्ट गैस हीलियम होगी। तो हीलियम के लिए इसकी वैल्यू आएगी 5, ठीक है। Cl है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये प्राप्त किसके अकॉर्डिंग करना चाहेगा, ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या रहेगी, इसकी आर्गन रहेगी, इसके लिए 9 हो जाएगा। तो अब बोन एक्सपोनेंट की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, इसका एवरेज लेंगे, तो 5 + 9 2, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसके लिए बोन एक्सपोनेंट की वैल्यू अपन पुट करेंगे जो फॉर्मूले में, जब इसकी लैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो 7 यूज करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।